नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारा भारत अब क्षेत्रीय शक्ति से बढ़कर महाशक्ति बनने की ओर और वो भी वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वर्ष 2047 में हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं और इस दिशा में देश में अनेकों युगांतरकारी कदम उठाए जा रहे हैं और एक ऐसा ही युगांतरकारी कदम है न्याय के साथ किस तरह से त्वरित और समयबद्ध न्याय मिले, इसकी दिशा में भारत में नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। एक तरफ भारत प्रगति कर रहा है, हम अंतर्राष्ट्रीय जांच के क्षेत्र में अगर भारत की बात करें तो वो प्रवेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में इंटरनेट उपभोक्ता भी बढ़ रहे हैं और डिजिटल खतरों का दौर भी शुरू हो गया है। जब ऐसी वैश्विक चुनौतियों की बात हो तो ज़रूरत है भारत की सुरक्षा प्रणाली और कानूनों के क्रियान्वयन की व्यवस्था को मजबूत किए जाने की, और इन दोनों कामों को देश में बखूबी कर रहा है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। और इसी के साथ इस उपक्रम का एक हिस्सा है CDTI यानी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किस तरह से अपराधों के नए दौर में CDTI अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। देश के जाने माने IPS डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, आप डायरेक्टर हैं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान में। डॉक्टर अमनदीप सिंह, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमलता जी। डॉक्टर कपूर के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, आप 2007 बैच के IPS ऑफिसर हैं और राजस्थान कैडर के आप IPS ऑफिसर हैं, और सबसे खास बात आप MBBS डॉक्टर भी हैं, और साथ ही आपने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से IIT कानपुर से और नालसर हैदराबाद से आपने काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं और देश के बड़े बड़े मामलों को आपने हैंडल किया है। खासकर जब आप जोधपुर SSP थे तो देश के बड़े मामले और चर्चित मामले आपके मार्गदर्शन में हैंडल हुए हैं, और ख़ासकर आप देश में साइबर क्राइम एक्सपर्ट और डेटा प्रोटेक्शन एक्सपर्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, और वर्तमान में आप CDTI जयपुर में आप निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर, आपसे बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं BPRND और CDTI के जो ध्येय वाक्य हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। BPRND का जो ध्येय वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, और ये ऋग्वेद की ऋचा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है कि नेक विचार चारों तरफ से हमारे पास आने चाहिए, उनका स्वागत है जी। CDTI के ध्येय वाक्य की बात करूं तो वो लिया गया है तेजस्वी नावधीतमस्तु, जो कि तैत्तरीय उपनिषद के शांति मंत्र से लिया है, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारा अध्ययन ज्ञानवर्धक हो, तेजस्वी हो, यानी विचार, शिक्षा और ज्ञान, इन तीनों के महत्व को दर्शाते हैं ये दोनों वाक्य। तो एक तरफ तो हमारे भारत की प्राचीन विरासत है जो शैक्षिक प्रणाली है, हमारी न्यायिक सिस्टम हम उसे कह सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ हम AI ड्रिवन फ्यूचर में एंटर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी पूरी व्यवस्था बन रही है। तो इन दोनों में तालमेल बनाने में किस तरह से BPRND अपना रोल निभा रहा है, सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहेंगे। जी हेमलता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा सनातन धर्म और अध्यात्म हमारे लिए गाइडिंग लाइट हमेशा से रहा है। भारत की कोई भी संस्था आप ले लें या सोसाइटी इन जनरल की बात भी करें तो जिस तरह विचार और प्रकाश अलग नहीं किए जा सकते, हमें अध्यात्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है। तो इसी तरह से हमारे जो लोगोज जो आपने जैसे बताया, चाहे BPRND और CDTI के मिलते जुलते लोगोज हैं, तो ये यही परिचायक हैं कि विचार के साथ प्रकाश रहना जरूरी है। तो BPRND 1970 में ये एक नई संस्था बनी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। पहले देखिए, पुलिसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये जो हमारी जो लिस्टें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी स्टेट सब्जेक्ट में आता है। सेंटर के पास कुछ पुलिस को ट्रेन करने के लिए इंस्टीट्यूट सिर्फ IB में थे। तो ये सोचा गया 1970 के आसपास कि नहीं, अब पुलिस के बहुत सारे आयाम नए नए आ रहे हैं, तो अगर सेंटर के भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए और सेंटर की एक विशेष संस्था होनी चाहिए, जिस तरह से आर्मी की DRDO है, तो एक समग्र तरीके से एक दिशा दिखाती है रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो उस तरह से एक पुलिसिंग की भी संस्था के स्थापित की जाए। तो इस क्रम में 1970 में ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आया, और IB के पास जो उस समय के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उनको BPRND में स्थापित कर दिया गया। अब क्योंकि वो IB आप जैसे जानते हैं गुप्तचर नाम लगाता है अपने आगे, तो वो जो हमारे CDTI है, तो इसीलिए इसमें अभी तक डिटेक्टिव वर्ड उस विंटेज की वजह से आ रहा है।
हिंदी रूपांतरण भी इसका केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है। तो ये उस विंटेज से लिया हुआ है और इस विंटेज को हम आदर से स्वीकारते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विंटेज है। 50 साल का इसमें बहुत ही एक गौरवपूर्ण इतिहास है इसके साथ। लेकिन इसके नाम पे ना जाए, आज की डेट में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत का पुलिसिंग के क्षेत्र में और समग्र पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस वो चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, उनको एक दिशा देने में उनको उनके रिसर्च की नीड्स का, उनका टेक्नोलॉजी, चाहे दूसरे मॉडर्नाइजेशन के टूल्स को हमें क्या चाहिए उनके लिए मंथन करने का, हमें रिसर्च जो पुलिसिंग के लिए रिसर्च करनी है उसके मंथन, उसकी क्रियान्विति करने का। तो रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग, पुलिस की समग्र इन ज़रूरतों के लिए बीपीआरएनडी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अक्सर हम देखते हैं देश में नया कानून लागू हुआ, नए कानून बन गए और कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है उनको ट्रेन करने का काम पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कर रहा है और साथ में मिलकर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कर रहा है। हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें, क्योंकि हमारे दर्शक पहली बार शायद जान रहे होंगे कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की क्या भूमिका है देश में। जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे। अब पुलिस, जुडिशरी, फॉरेंसिक और जेल प्रशासन से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनके क्षमता वर्धन के लिए काम करना, ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का काम है। और सबसे अहम, त्वरित और समयबद्ध न्याय के संकल्प को पूरा करने के लिए ये संस्थान समर्पित है। अब हम आते हैं सीडीटीआई पर। सीडीटीआई भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का उपक्रम है और देश में 6 संस्थान है ये, और जिसमें से जयपुर की कमान आपके पास है और 11 राज्यों को आप डील कर रही हैं। तो किस तरह से सीडीटीआई इन स्टेट्स के साथ मिलकर एक कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है? जी, जिस तरह से पुलिसिंग में भर्ती 4 लेवल पे होती है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस। तो इन सब के आईपीएस को छोड़ दें जिसका नेशनल पुलिस एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग होती है, बाकी तीनों कैटेगरीज की जो हमारी भर्ती होती है उनके लिए बेसिक कोर्स स्टेट्स कराते हैं। लेकिन वो हार्डली कुछ 1 साल के लगभग के बेसिक कोर्स होते हैं। एक बार आप फील्ड में अपनी नौकरी में आ जाते हैं, पुलिसिंग की पेचीदगियों से उलझने लगते हैं, तो फिर आपको समय समय पर अपनी पूर्व की नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए और नए ज़रूरतों के हिसाब से कि आपके गैप्स क्या हैं। आज की, जैसे जब हम नौकरी में आए थे तो साइबर क्राइम जैसी कोई इतनी बड़ी चैलेंजिंग चुनौती नहीं थी, आज वो बहुत सबसे बड़ी चुनौती उभर के आई है। अब फ्यूचर में भी हम इस तरह की सारी चुनौतियों को इकट्ठा करते हैं, उस पर फिर हम मंथन करते हैं स्टेट्स के साथ। बीपीआरएनडी मंथन करके पॉलिसीज़, ट्रेनिंग सिलेबस, ट्रेनिंग शेड्यूल्स ये सब बनाता है, कोई एसओपीज़ और इस तरह के अप्रोच पेपर्स ये बना के सीधा स्टेट्स को भी भेजता है। और ये अपेक्षा की जाती है कि सीडीटीआईज, क्योंकि इस तरह के स्टेट्स के साथ एक मैंडेट स्थापित करके पहले वो कोर्सेज को सीडीटीआई में चलाया जाता है और उनके बाद टीओटीज ट्रेन करके स्टेट्स में भेजे जाते हैं। तो ट्रेनर फॉर ट्रेनिंग्स, हाँ, ट्रेनर फॉर ट्रेनिंग्स का मेन काम सीडीटीआई करता है। और हम वो भी कोर्सेज करते हैं जहाँ पे रैंक न्यूट्रल रह के, रैंक एग्नोस्टिक रह के हम सभी तरह के पुलिस ऑफिसर्स किसी भी रैंक के चाहे हो, उनको एक जगह बिठा के अगर हम एक राउंड टेबल कर सकें, कोई वर्कशॉप कर सकें, कोई सेमिनार कर सकें, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो ये ओरिजिनल मैंडेट है हमारा और ये अब हम बहुत सालों से बहुत ढंग से इसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, राउंड टेबल्स, सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स, लोगों के बीच में जाना, बच्चों के बीच में जाना, प्रोफेशनल्स के बीच में जाना। तो ये सीडीटीआई का एक बहुत कानून के प्रति जागरूकता फैलाना, कानून के प्रति जागरूकता। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो तीनों या चारों इसमें पिलर्स सम्मिलित हो जाते हैं। पुलिस तो है ही है, प्रोसिक्यूशन आ जाता है, जुडिशरी आ जाता है और अंत में प्रिजन भी आ जाता है और फोरेंसिक्स भी आ जाता है। तो ये सब पिलर्स के उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी विशेष ज़रूरतें क्या हैं, उनके लिए समय समय पर जिसे कहते हैं कि मिड टर्म कोर्सेज कह लीजिए, मिड कैरियर कोर्सेज कह लीजिए, स्पेशल कोर्सेज कह लीजिए, स्पेशल ट्रेनिंग नीड्स को पूरे करने के लिए जो भी एफर्ट्स करने हो वो सीडीटीआई बीपीआरएनडी से अपनी मार्गदर्शन लेते हुए पूरा करता है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे सीडीटीआई भारत में 6 संस्थान हैं, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद,
जयपुर और बेंगलोर, और 2 संस्थान ऐसे हैं जो कि आगामी समय में शायद बन जाएंगे, अगरतला और जम्मू कश्मीर, ये 2 संस्थान बनने वाले हैं। सबसे अहम बात है दर्शकों के लिए ये जानना कि भारत में CGTI और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ये वो संस्थान है जो पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए है, यानी पुलिस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कानूनों के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से कर सके, कानूनों की सही समझ उन्हें हो, और ये काम ये केंद्र कर रहा है। अब हम भारत पोल की बात करेंगे। भारत जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के एक ऐसे दौर में एंटर कर रहा है जहां पर हायर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और भारत पोल अभी शुरू किया गया है पोर्टल, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। CGTI का इसमें क्या रोल रहेगा? जी, आज का जो क्राइम है जी, तो वो अब एक सीमाओं के दायरे से परे चला गया है। बिल्कुल। तो अब इंटरनेशनल क्राइम हो गया, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम ही हो, ऑर्गेनाइज स्मगलिंग भी हो, तो वो अब सीमाओं के धत्ता देते हुए वो एक सीमाओं से परे चली गई है। उसका कारण ये है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ साइबर स्पेस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो क्राइम्स हैं अब जनरली आप पाएंगे कि करने वाला पीड़ित कहीं रहता है, और मतलब पीड़ित कहीं रहता है, और उसको क्राइम को अंजाम देने वाला वो किसी और क्षेत्राधिकार में बैठा होगा, जुरिस्डिक्शन में बैठा होगा। उस चीज़ की विषमता ये आती थी कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसमें आगे बढ़ते थे और उन्हें कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए किसी को लाना है, पकड़ के लाना है, गिरफ्तार करके लाना है, अगर वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में बैठा है तो इसमें फिर बहुत सारी विषमताएं आती हैं। वहाँ की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अलाउ करती है कि नहीं, वहाँ का कोर्ट इसको किस नज़रिए से देखता है, कोर्ट को नजरिया समझाने के लिए कुछ प्रणालियां होती हैं, उसमें MLAT है, एक सेतु की कहीं ना कहीं कमी जी, वो लेटर रोगेटरी है। तो ये सब चीज़ें भारत में जो अभी वर्तमान व्यवस्था इस प्रकार से है कि CBI में एक सेल है जो इंटरपोल के साथ निरंतर टच में रहता है, नोडल सेल है वो, जो पूरे स्टेट्स की इनपुट्स को रिसीव करके इंटरपोल के साथ शेयर करता है। इस वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इस चीज़ को एक ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने सारे MLAT और लेटर रोगेटरी संबंधित, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, चाहे उनको कोई फीडबैक लेना हो, चाहे उनसे कोई उनको इसमें विषमता आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, उससे वहाँ उनको दूर करना हो, तो इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया गया जिसका नाम भारत पोल दिया गया है। CBI के अंडर ही ये स्थापित और उनकी मार्गदर्शन में ही चल रहा है। बेसिकली ये काम यही करेगा कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स आजकल हो गए हैं, जो अपराध हमारे सीमाओं से परे चले गए हैं, उसमें एक कोहेजन लाने के लिए, सभी नेशनल और ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, और उससे नीचे वो फ्लो करते करते लास्ट मैन तक चला जाए, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी लाने के लिए, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, उसको भी अगर पारदर्शिता से और बेहतरी से इसको देखना है, करना है, समझना है, तो उसके लिए भारत पोल की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर कपूर ने दी है। दर्शकों को एक बार रिमाइंड करा देते हैं, भारत पोल की शुरुआत 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस पोर्टल का शुरुआत किया है, इसकी शुभारंभ किया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग में भारत का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो कि अपराध नियंत्रण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जैसा डॉक्टर कपूर कह रही हैं। और इसके साथ अगर दूसरी चीज़ को समझना है वो है इंटरपोल। जैसा डॉक्टर कपूर ने बताया, इंटरपोल के बारे में शायद आम दर्शक हमारे नहीं जानते होंगे। ये 196 देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस का संगठन है, और भारत पोल अब इंटरपोल के साथ मिलकर ही अंतर्राष्ट्रीय जो इन्वेस्टिगेशन है इंटरनेशनल, उस पे काम करेगा। और आपको बता दें कि इंटरपोल का भारत भी सदस्य है, 1949 से भारत इसका हिस्सा रहा, और सबसे खास बात 2 बार 1997 और 2022 में इंटरपोल की महासभा के सत्रों की अध्यक्षता भी, मेज़बानी भी भारत ने की है, जो कि वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता इस पे प्रदर्शित की है। डॉक्टर कपूर, आप साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन पे आपका एक्सपर्टीज़ है। एक आपकी टर्म मुझे ध्यान है, एक बार आपने किसी स्टेटमेंट में कहा था कि डिजिटल नाकाबंदी का दौर है, तो ये डिजिटल नाकाबंदी क्या है, आपकी अप्रोच इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, हेमलता जी, जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुआ था, और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी को समझना चाहते हैं तो इसको 2 तरीके से समझें। कि एक तो हम किसी की सूचना विषमता का फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी भी पीड़ित के साथ हम ये धोखा या ये बताते हुए कि मैं वो हूँ जो मैं नहीं हूँ,
तो एक सूचना या इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं जिसको, वो क्रिएट हो जाती है। तो एक मुख्य कारण साइबर सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, सूचना विषमता जिसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है, किसी के पास सूचना नहीं थी और किसी ने उसका उपभोग कर लिया और उसको मिसयूज़ करके एक क्राइम, साइबर क्राइम कर लिया। इससे दूसरा इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि डाटा गवर्नेंस जिस तरह से हो सकता है, क्योंकि डाटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका सूचना विषमता जिससे क्रिएट होती है, रॉ मटेरियल है वो जिस जो सूचना विषमता को क्रिएट करता है। अब क्योंकि हम सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, हम सब मोबाइल पे हैं, हम हमारा पूरा आसपास का इकोसिस्टम डिजिटल इकोसिस्टम है, हम साइबर स्पेस में ही सभी समय रहते हैं, उसी में विचरते हैं और उसी भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता है। जी 900 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर उपभोक्ता हैं। जी तो इस वजह से हम जिस तरह से अपने डाटा के प्रति जितने सजग हैं या नहीं है, उस चीज़ को डाटा गवर्नेंस की एक बड़ी डोमेन डील करती है। और उसमें मेरा ये कहना था, जब ये डिजिटल नाकाबंदी की बात मैंने की, ये टर्म उस आर्टिकल में दिया और शायद पहली बार इंडियन इकोसिस्टम में वो निकल के आया वो टर्म। उसमें कहना मैं ये चाह रहा था कि हमें अब समय आ गया है कि डाटा गवर्नेंस पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उस पर पॉलिसी सरकार, केंद्रीय सरकार भी इसमें बना रही है, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी भी बन रही है। उसके तहत ये जैसे हम APIs हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं, जिससे हमारे मोबाइल्स, आईपैड्स और लैपटॉप्स, इनसे हम इंटरेक्ट जब करते हैं, कोई भी यूज़र पूरे इंटरनेट के अंदर घुसता है तो जो पहला उसकी स्क्रीन पे जो चीज़ आ रही हुई है वो API होता है। वो शायद बैंक का भी हो सकता है, किसी ग्रोसरी मार्ट का हो सकता है, किसी मेडिकल स्टोर का API हो सकता है, जिसके अंदर आप घुसते हैं। उसका डाटा सेंटर देश से अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है। लेकिन API अगर सही दिखा रहा है, हमें सही घुसने देना चाह रहा है, ये API भी अपने आप में निर्णायक भूमिका निभा सकता है कि कौन अंदर घुस पा रहा है, उसको मिसयूज तो नहीं हो रहा, कोई उसको ब्लॉक करके तो नहीं रख रहा, उसकी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है। और अगर हम इंटरफेस में इंटरनेट में घुसना चाह रहे हैं, जो प्रथम सीढ़ी है API, उसकी सूचना की बात जब की थी, तो ये मुझे लगा ये वैसा ही है कि आप किसी क्षेत्र में घुसना चाहें तो सबसे पहले पुलिस नाकाबंदी लगाती है। तो मुझे लगा कि ये कहना सही होगा, न्यायोचित होगा और बिल्कुल समय के अनुकूल होगा। ये टर्म बिल्कुल रेलेवेंट है कि जिस तरह से हम डिजिटल पुलिस फोर्सेस को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह हमने अपनी ट्रेनिंग में नॉर्मल नाकाबंदी सीखी है, उस तरह से अब हम साइबर सिक्योरिटी को अगर डील करना चाहते हैं तो डिजिटल नाकाबंदी भी सीखें। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। डिजिटल नाकाबंदी से ही जुड़ा मैं एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो नीति आयोग का है, NDAP, नेशनल डेटा प्रोटेक्शन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहूंगे ताकि हमारे दर्शक इसके बारे में अवेयर हो सके। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल वो नए रेलेवेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जो जनता को जानना जरूरी है। तो मैं क्या कहूँ, बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स को हमारे इकोसिस्टम में इन चीज़ों का पता नहीं है। तो ये अच्छा है, इस माध्यम से हम इसको जान सकते हैं बेहतर, इसके अंदर और समझबूझ बना सकते हैं। तो नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग का एक प्रोग्राम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम कह सकते हैं इसको, जो कि डाटा गवर्नेंस से डील करता है। अब इसमें इन्होंने किया यही है कि डाटा सेट्स जो अगेन रॉ मटेरियल, जैसा मैं कह रहा था कि हर जगह का डाटा आपने इकट्ठा करके रख लिया, अगर हमें AI में यूज़ करना है, आगे क्वांटम कंप्यूटिंग में भी यूज़ करना है, तो हम उसके डाटा सेट्स को ट्रेन कराते हैं अपनी मशीनों को। तो डाटा सेट्स भविष्य की कंप्यूटर्स को सिखाने की भी एक रॉ मटेरियल हो सकता है। और हमारी सिंपल डाटाबेस मैनेजमेंट से तहत अगर हम सूचना निकालना चाहें, उसका भी एक रॉ मटेरियल हो सकता है। तो हमारी हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक प्राइवेट कंपनी में भी, प्राइवेट स्कूल्स हो, प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी तरह का इकोसिस्टम, डिजिटल टाइप का इकोसिस्टम है, वो डाटा सेट्स रखता है अपने पास। उसकी मजबूरी है क्योंकि सब कुछ डाटा क्रिएट हो रहा है, इस इंटरनेट की यूसेज की वजह से डाटा क्रिएट हो रहा है। तो डाटा सेट्स बन रहे हैं तो कहीं स्टोर हो रहे होंगे, और स्टोर करके उसको हम क्या बेहतर से बेहतर उसका उपयोग कर सकते हैं। वो रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो स्टार्टअप्स को अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है कि वो अच्छी एक कंपनी अपनी उपभोक्ता को सेवाएं देने के लिए उस डाटा पे रिसर्च कर सकती है, उसको रन कर सकती है, ड्राई रन कर सकती है। इसी तरह से पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस उस पर जाके रेलिवेंट सूचना ला सकती है। गतिशक्ति पोर्टल भारत सरकार ने लाया है, वो भी डाटा सेट्स पे काम कर रहे हैं कि सभी डाटा सेट्स को एक जगह लाया जाए। और इस तरह से जो GIS के रेलेवेंट डाटा सेट्स हैं,
अगर आज कहीं सड़क खुदनी है तो सबको पता चल जाए एक समय पे कि उस डाटा सेट पे क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जो कि हम जनरली फील करते हैं कि एक बाएं हाथ को पता नहीं होता कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। तो डाटा सेट्स के अगर हम ये यूज़ करना ढंग से सीख जाएंगे तो आज के साइबर युग में एक बहुत बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर ली होगी। और नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम इसी में हमारी सहायता करता है। वो हर जगह जो डाटा सेट्स पड़े हैं अलग अलग, उनको स्टैंडर्डाइज करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको लोगों को देता है। अब वो लोगों को देने की प्रक्रिया एक्सेस कंट्रोल्ड हो सकती है। जो सेंसिटिव डाटा है वो जनरली उन्हीं लोगों पे जाए जो अधिकृत हैं। और ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ जब नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ या जो हमारी डाटा गवर्नेंस पॉलिसी की भी है, तो वो डाटा है जो पर्सनल नहीं है, जो वैसे ही पर्सनल डाटा के लिए भी मैं आप पे आना ही चाह रही थी। डीपीडीपी एक्ट को लेकर भी सीडीटीआई का क्या मैं वही कह रहा था। पर्सनल एक्ट के लिए पर्सनल एक्ट पर्सनल जो डाटा है वो डीपीडीपी इस एक्ट के तहत कवर होता है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो नया भारत का आया है, तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो इसका 2020 जी उसका जो नया नाम है, उसके तहत पर्सनल डाटा कवर हो रहा है। लेकिन बहुत सारा डाटा ऐसा है कि ट्रैफिक का डाटा है, व्हीकुलर डाटा है, बहुत सारे ऐसे डाटा है जो आप किसी का पर्सनल नहीं है पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसको यूज करने का एक प्रणाली बनाई जा रही है। तो वो हम वो नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क कहा जा रहा है उसको। और उसका एक बहुत अहम कड़ी होगी नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और data.gov और इस तरह के और डाटा सेट्स प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अन्य डाटा प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो इन सब की अंदर कड़ी होंगे, वो जुड़ेंगे और ये डाटा सेट्स फिर एक रॉ मटेरियल का काम करेगा जो लोगों को बहुत बेहतरीन और इस तरह की टेक्निक्स पर सीडीटीआई ट्रेनिंग देगा। और हमारे दर्शकों को ये समझ लेना जरूरी है कि अब भारत जो है वो सुरक्षित हाथों में है, चाहे वो वैश्विक किसी भी तरह की चुनौती क्यों ना हो। और खासकर डिजिटल वर्ल्ड के खतरों से तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म्स पे जिस भी तरह का क्राइम बढ़ रहा है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो दूसरे एक्सपर्ट्स भी तैयार करें। और खासकर सीडीटीआई का एक बहुत अहम रोल है इसमें। मैं स्मार्ट पुलिसिंग पर आना चाहूँगी डॉक्टर कपूर। और माननीय मोदी जी भी अक्सर फोकस रखते हैं इस बात पर कि पुलिस जो वो पीपल सेंट्रिक पुलिस हो और स्मार्ट पुलिस हो। तो स्मार्ट का भी उन्होंने एक मंत्रा दिया है जिसमें स्ट्रेटेजिक हो, मेटिकुलस हो, अडेप्टेबल हो, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो इस स्मार्ट पुलिसिंग पे सीडीटीआई क्या काम कर रहा है? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में ये स्मार्ट एक्रोनिम दिया था। और इसके बाद इसको जो वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और हमारी जो अन्य रिपोर्ट्स आती हैं उसके तहत हमें ये स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ प्रोत्साहित किया गया। और ये सही में बहुत समयचीन व्यवस्था का परिचायक है कि अब हमें पुलिसिंग को स्मार्ट होना ही चाहिए। और ये अगर नहीं होगी तो अपने आप में एक घातक व्यवस्था हो जाएगी। तो पुलिस अपने समय के अनुरूप, समय के साथ साथ स्मार्ट होने की तरफ अग्रसर रहे। हम स्मार्टनेस को क्या मानेंगे? तो ये एक चीज़ है कि हम अपने साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको समझें, उनको ग्रहण करें। हम डिस्ट्रप्शन जो टेक्नोलॉजीज़ कर पाती हैं उस डिस्ट्रप्शन को समझें कि उसकी टेम्पोरल एनालिसिस करें, उसकी स्पेशल एनालिसिस करें, उसकी पॉलिसी मेकिंग की तरफ हम अग्रसर हों कि पॉलिसी हमें किस तरह की चाहिए। और उसकी तरफ फिर वो समय के बिकॉज हम जब अपने यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं, हम अपने ऑफिसर्स जो हमारे पास आते हैं उनको ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी में समय बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है, उसको कतई हम वेस्ट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आप देखिए, मूर्स लॉ ये कहता है कि 1.5 साल में हमारा सिम जो है, ये जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है या चिप है, वो उसका साइज आधा रह जाएगा। यानी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो ये अगर ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन में देखें तो हम हर 1.5 साल बाद हमें उस स्पीड अपनी दुगनी कर लेनी चाहिए, किसी चाहे वो सोच की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की स्पीड की हो, चाहे हमारी पॉलिसी मेकिंग की हो। तो ये मूर्स लॉ हमें बहुत एक अहम चीज़ सिखाता है। इस तरह से क्वांटम एंटेंगलमेंट आ रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रही है और फिर सुपर इंटेलिजेंस आ रही है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है। सीडीटीआई का अपना एक रोल है और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है वो सीडीटीआई प्रिपेयर कर रहा है। तो इस टेम्पोरल महत्वता को समझते हुए, समय की महत्वता को समझते हुए, हमने अपने ऑलरेडी इन टेक्नोलॉजीज पे ट्रेनिंग शुरू करवा दी है। बहुत अहम। आपको ताज्जुब भी होगा, हालांकि मुझे खुशी है कि
हमने क्वांटम कंप्यूटिंग पे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराई, जिसका नाम दिया कि व्हाट शुड आई टेल माय कांस्टेबल अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग एंड शुड आई। तो क्या समय आ गया है? तो हमारे इस पे भी चर्चा हुई कि हाँ, समय आया है। टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं स्मार्ट पुलिसिंग की जरूरत है और उसके लिए सीडीटीआई बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। मैं साइबर हाइजीन पर आपका व्यू लेना चाहूंगी। यंगस्टर्स चेंज मेकर की भूमिका निभाते हैं और खासकर यंगस्टर्स आज इंटरनेट को सबसे ज्यादा यूज भी कर रहे हैं, तो साइबर हाइजीन को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? हेमलता जी, जब हमारे यहाँ पहले कोई आता था घरों में और घंटी बजा के अंदर घुसने की प्रयास करता था, तो हम इसकी हम ऑथेंटिकेशन करते थे जी। हम उसका चेक करते थे कि आप जो आ रहे हैं पहले अपनी वैलिडिटी को प्रूफ दीजिए, आप कौन हैं, फिर आप मेरे अंदर घुस पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली साइबर स्पेस में जब हम विचरण करते हैं, साइबर स्पेस में हम जब ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमने आदत, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कह लीजिए, जो यहाँ हमारे समाज में एक अच्छी आदत थी, वो साइबर स्पेस में भूलते जा रहे हैं। और ये साइबर क्राइम्स का और एक मेलोवेलेंट एक्टर्स का, जिसे कहते हैं क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर्स का, फ्रॉडस्टर्स का, उस साइबर स्पेस में घुस के अपने हित को साधने का सबसे बड़ा कारण ये बन गया है कि हम विश्वास कर ले दे रहे हैं। हमारे पास कोई भी लिंक आया, हमारे पास कोई भी फ़ोन आया, हमारे पास कोई भी वीडियो कॉल आया, हम ये मान लेते हैं कि वो सही कह रहा है। जी, तो साइबर हाइजीन, इसी वजह से शायद डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि एक रामबाण क्या होना चाहिए इसको रोकने का, साइबर हाइजीन का सबसे बड़ा नुस्खा क्या होना चाहिए, वो यही है कि जो प्रणाली हम अपने घरों में घुसने के लिए अपनाते हैं, वही सेम चीज़ हम अपने साइबर इंस्ट्रूमेंट्स पे, साइबर टूल्स पे, साइबर स्पेस में कोई आना चाह रहा है तो उसकी ऑथेंटिकेशन हो। हालांकि गवर्नमेंट ये कर रही है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब जगह लागू है और ये काफ़ी हद तक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिमिनल्स ने, आपने देखा होगा, वो एक नॉर्मल आदमी की सोच से 4 कदम आगे चल के नए नए तरीकों से फिर घुसने का प्रयास करते हैं। तो ये, और इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि न्यू एज क्राइम है ये, एक नए दौर का हम अपराध भी देख रहे हैं, नए दौर में अपराध भी नए तरीके के हो गए हैं। जी डॉक्टर कपूर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है, हमें अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देना होगा। आपने बहुत अहम जानकारियां सीडीटीआई और बीपीआरएनडी पर हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी भी जानकारियां आज के प्रोग्राम में आपको मिली हैं, एक बात तो समझ में आई होगी कि सीडीटीआई एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है कानूनों के क्रियान्वयन के लिए, अपने प्रोफेशनल्स को तैयार करने में। तो जितने भी आम दर्शक देख रहे हैं वो ये जाने कि भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत में जितने भी कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों पर जितने भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे या प्रशिक्षण से जुड़े मॉड्यूल्स तैयार होंगे, वो सीडीटीआई देश में कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में ये अहम जानकारी आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानून के जानकार बनिए और दूसरों की भी मदद करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।